सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। सोलो लेवलिंग सीजन 2 कम्प्लीटली खत्म हो चुका है और आज से हम सीजन 3 को कंटिन्यू करेंगे। सीजन 2 का लास्ट एपिसोड में हमने देखा जिन्बू एक रेड गेट में चला जाता है और वहां पर जो एनिमी थे उनके साथ फाइट करता है। जिन्बू अपना शैडो आर्मी की मदद से इजीली डोमिनेट कर रहा था और लास्ट में हमें जिन्बू का एक कूल मोमेंट दिखाया जाता है और वहीं पर सीजन 2 कम्प्लीटली खत्म हो चुका था। सोलो लेवलिंग सीजन 3 का कंप्लीट स्टोरी लाइन में कवर करने वाला हूँ, लाइक एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 13 तक। इसीलिए अगर आप लोग सोलो लेवलिंग का आगे का स्टोरी जानना चाहते हो तो मेक श्योर अभी सब्सक्राइब कर दो। तो अभी स्टार्ट करते हैं सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्टिंग पर हम लॉरा को देखते हैं जो कि थॉमस एंड्रे के साथ बात कर रही थी। उसी टाइम पर हम पहली बार थॉमस को देखते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये इंसान कौन है तो मैं बता दूं, ये एक बहुत ही पावरफुल हंटर है जो कि स्कैवेंजर गिल्ड का मालिक भी है। जिन्वू का जेजू आइलैंड फाइट पूरा वर्ल्ड वाइड दिखाया जा रहा था और ये फाइट थॉमस भी देख रहा था। आगे थॉमस बोलता है, मुझे ऐसा लगता है संग जिनवू ने मास्टर हुआंग के बड़े भाई हुआंग डोंगसुक को मारा है, इसलिए मुझे अभी चाहिए रिवेंज। क्योंकि जिन्बू ने अकेले ही जेजू आइलैंड रेड को खत्म कर दिया, इसलिए उससे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आगे लॉरा पूछती है, अगर उन दोनों के बीच फाइट हुआ तो आप क्या करेंगे। बेसिकली वो मास्टर हुआंग और संग जिन्बू के बारे में बात कर रही थी। जवाब में थॉमस बोलता है, तुम मुझे नहीं जानती हो, जो भी मेरे स्कैवेंजर गिल्ड को हाथ लगाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो यूएस गवर्नमेंट क्यों ना हो। ये बोलने के बाद थॉमस जोर से हंसने लगता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें डेविड ब्रेनर और उसके साथ साथ माइकल नाम का एक बंदे को दिखाया जाता है। तब उन दोनों के बीच बातचीत चल रहा था अबाउट जिन्बू कि वो एक बढ़िया हंटर है, अकेला मिशन को कंप्लीट कर रहा है, इतने सारे शैडो आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। जिन्बू का इतने सारे एबिलिटी देखने के बाद माइकल बोलता है, अगर जिन्बू कोरिया जैसे एक छोटे देशों में रहा तो उसका पावर वेस्ट जाएगा। डेविड माइकल से पूछता है, तुम्हें उसके बारे में और क्या क्या पता है। तभी माइकल कहीं से एक फाइल लेकर आता है और बोलता है, कुछ रिसर्च के बाद पता चला कि संग जिन्बू और संग इल हुआंग इन दोनों के बीच बाप बेटे का रिश्ता है। डेविड कहता है, अभी तक संग जिन्बू के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, इसी मौके पर हम जिन्बू को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान होगा नहीं क्योंकि हम पहले से एक कोरियन हंटर को अपने पास रखे हैं। अभी अगर एक और एस रैंक हंटर को हम अपने साथ शामिल कर ले तो ये कोरिया की नजर से अच्छा नहीं होगा, पर मुझे लगता है जिन्बू जैसा एक पावरफुल हंटर के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं जिन्बू गाड़ी से कहीं जा रहा होता है पर सडनली वहां पर एडम व्हाइट नाम का एक बंदा आ जाता है और बोलता है, मैं आपके ऑफिस में भी गया था पर आप वहां पर नहीं मिले। जिन्बू सोचता है, क्या ये वही फॉरेनर है जिसके बारे में जिन्होंने मुझे बता के रखा था। जिन्बू उसे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। एडम रिप्लाई में बोलता है, हमारे पास एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो हमें छोड़कर किसी और के पास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके जैसे एक स्पेशल बंदे के लिए। जिन्बू थोड़ा सोचता है और उसे इग्नोर करके गाड़ी में बैठ जाता है क्योंकि एडम क्लियरली कुछ नहीं बोल रहा था। एडम सोचता है, मैं तो भूल ही गया था, आप जैसे इंसान नॉर्मल चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तभी एडम बोलता है अपग्रेडर के बारे में, एक ऐसा एवोकेनर जो दूसरे एवोकेनर्स के पावर को इंक्रीज कर सकता है। ये सुनने के बाद ही जिन्बू एडम के साथ जाने के लिए एग्री कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन्बू डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलता है और वो डेप्यूटी डायरेक्टर कोई और नहीं माइकल था। माइकल जिन्बू के साथ अमेरिकन सिटीजनशिप को लेकर बात करने लगता है और बोलता है, वैसे तो इस काम को 2-3 साल लग जाते हैं पर आपके केस में ये सिर्फ 1 सेकंड का मैटर है। जिन्बू बोलता है, मैं यहाँ पर आया क्योंकि एडम ने मुझे बोला यहाँ पर अपग्रेडर के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि दूसरी एवोकेनर की पावर को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अभी ये सब क्या बोल रहे हो। आगे माइकल बोलता है, जिसकी बात तुम कर रहे हो वो अभी यहीं पर है हमारे साथ। तभी माइकल मिस सेलनर को रूम में बुलाता है। माइकल बोलता है, सी इज द एवोकेनर जो तुम्हारे जैसे दूसरे एवोकेनर्स की पावर को इंक्रीज कर सकता है। जिन्बू सोचता है, इनका ऑरा दूसरे एवोकेनर्स के मुकाबले काफी अलग है। सेलनर बोलती है, मेरे पावर को देख के बाकी लोग डाउट करते हैं पर जब तुम इसे टेस्ट करोगे तुम लिटरली मेरे से भीख मांगोगे इस पावर को पाने के लिए। सेलनर और बोलती है कि हंटर के पावर का एक लिमिट है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। जिन्बू पूछता है, क्या आप इस लिमिट को पार कर सकती हो। जवाब में सेलनर बोलती है, हाँ मेरे पास वो एबिलिटी है, मैं इस काम को 3 स्टेज पर करता हूँ, पर सच कहूँ तो इन पावर्स का ओरिजिनल नाम मुझे भी नहीं पता। आगे जिन्बू पूछता है, इसे करना कैसे है। सेलनर बोलती है, अलग अलग हंटर के लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है पर जब भी लास्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है वो इंसान पावर के मामले में 20 से 30% ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और ये सुनकर जिन्बू सच में बहुत शौक हो गया था क्योंकि 20 से 30% नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। जिन्बू को तब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था कि क्यों कोरियन हंटर अमेरिका में सेटल हो रहे थे। एडम बोलता है, हमारे पास ऐसा पावर है बाहर किसी को नहीं पता, इसीलिए मिस सेलनर को हम अपने पास सेफ्टी रखते हैं। हंटर संग आप इसे एक गिफ्ट के तौर पर रख सकते हो। जिन्बू बोलता है, मुझे यह गिफ्ट से ज्यादा एक डील लग रहा है। तभी माइकल बोलता है, आप बिल्कुल सही समझे, अगर आप यूएस के हंटर बनने की बात पर राजी हो जाओ देन आप ही वो पहले इंसान हो गए जिसे ये पावर मिलेगा। पर वहां पर मिस सेलनर बोलती है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना हम फर्स्ट स्टेज अनलॉक करके देख ले, फिर तुम सोचना तुम्हें क्या करना है। जिन्बू सोचता है, शायद ये पावर सच में एग्जिस्ट करता है वरना मिस सेलनर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होती। फिर जिन्बू इस काम को करने के लिए एग्री कर जाता है। फाइनली
फाइनली हमें प्रोसेस का स्टार्टिंग का पार्ट दिखाया जाता है। सेलनर जिन्बू को अपनी आंखों में देखने के लिए बोलती है। सडनली हम देखते हैं सेलनर जिन्बू के इनर पॉइंट पे जा चुका था और वहीं पर सेलनर जिन्बू के अंदर झांक रही थी। उस एरिया में कम्प्लीटली डार्क था और ये देखकर सेलनर शॉक हो जाती है। तभी वहां पर उसके अलावा एक और बीइंग दिखती है और सच में वो चीज काफी डरावना था। बस एक फेस और उसका आंखें दिख रहा था। वो देखने के बाद ही सेलनर चिल्लाने लगती है और वहां पर जितने भी गार्ड्स थे वो सब लोग जिन्बू की तरफ पिस्टल कर लेते हैं। तभी माइकल बोलता है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये इंसान असल में है कौन? फिर सारे गार्ड्स जिन्बू से माफी मांगते हैं। जिन्बू कम्प्लीटली शॉक हो चुका था। लिटरली उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। माइकल बोलता है, अगर ये चीज जिन्बू के बदले थॉमस या फिर लिव के साथ होता तो अब तक हम मर चुके होते। और इस बात पर एडम भी एग्री करता है। माइकल मिस सेलर की हालत देख के बोलता है, ये टेस्ट हम किसी और दिन करेंगे। जिन्बू इस बात पर राजी हो जाता है और एडम उसे घर छोड़कर आता है। यहाँ पर सेलर काफी डरी हुई थी और बोल रही थी कि ही इज अ किंग, जो कि हद से ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनकर माइकल शॉक हो जाता है और तभी समझ जाता है कि जिन्बू कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो एक नेशनल लेवल का हंटर है। सिल्नर फिर बोलती है, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। वो सच में एक किंग है, पर सबसे अलग। मैं ये बोल सकता हूँ वो हंटर संग नहीं था, उससे काफी अलग। वहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और उसका पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक बंदे को देखते हैं जिसे कि हम एक बार जिन्बू के फादर के साथ देखा था। वहां पर फ्रॉस्ट मोनार्च और उसके साथ एक और बीइंग होता है और उसका नाम है योगोमुंड। और सच में वो सीन काफी क्रीपी था। आगे हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्च और योगोमुंड दोनों मिलकर शैडो मोनार्च के बारे में बात कर रहे थे। योगोमुंड बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बढ़िया न्यूज है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ईस्ट के कोई सर्टेन जगह पर है। ये सुनने के बाद फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, तुम इतना दूर मुझे ये बोलने के लिए आए? वेरी गुड। उस कॉन्वर्सेशन के बीच जिन्बू जैसा दिखने वाला एक बंदा आता है और बोलता है, क्या तुम लोग कोरिया के बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, अगर हम करते भी है तो तुझे उससे क्या? आगे योगोमुंड फ्रॉस्ट मोनार्च को बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी इससे फाइट करना चाहिए, वैसे ही हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। पर फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, अगर रोक सकता है तो रोक ले। ये सुनने के बाद ही जिन्बू जैसा देखने वाला वो बंदा फ्रॉस्ट मोनार्च के ऊपर अटैक कर देता है। पर फ्रॉस्ट मोनार्च वहां पर एक आइस वॉल बना लेता है और उस अटैक को रोक लेता है। और आखिर में फ्रॉस्ट मोनार्च वहां से चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट ऑफ होता है। आगे जिन्बू जिस रेड गेट में गया था, जहां पर सीजन 2 खत्म हुआ था, हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है। और तब तक वहां पर फाइनली मेन बॉस आ चुका था और आते ही जिन्बू को बोलता है, काफी अच्छा लड़ लेते हो, पर अफसोस तुम्हारा जर्नी यहीं तक था। ये सुनने के बाद जिन्बू थोड़ा सा हंसता है और बोलता है, तुम काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। फिर जिन्बू बोलता है, कम आउट, और अपने सारे के सारे शैडो आर्मी को बुला लेता है और आगे जाने का ऑर्डर देता है। उस फाइट में लिटरली जिन्बू को कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसका शैडो आर्मी सारे के सारे गार्ड्स को मार देते हैं और तब तक लास्ट में सिर्फ बॉस बच रहा था। वहां पर एंड किंग और एग्विस ने मिलकर बॉस का एक हाथ काट दिया था और आगे टस्क अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके उसे जमीन में मारता है। बॉस को मारने से पहले जिन्बू बोलता है, मैं तुमसे अभी एक सवाल करूंगा, अगर तुमने सही सही जवाब दिया तो तुम्हारा डेथ उतना भी पेनफुल नहीं होगा। हमें पहले से पता था कि जिन्बू आखिर उससे क्या पूछने वाला था, ऑब्वियसली सिस्टम के बारे में, कि आखिर ये सिस्टम है क्या, ये काम कैसे करता है। पर हमेशा की तरह बीच में सिस्टम इंटरफेयर कर देता है और वहीं पर वो बॉस खत्म हो जाता है और जिन्बू को कुछ भी जानने को नहीं मिलता। आगे जिन्बू सोचता है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मुझे टाइम के साथ साथ सब कुछ पता चल जाएगा। फिर जिन्बू इन्वेंट्री से एक की निकालता है जो कि उसे ऑर्डिनरी लूट बॉक्स से मिला था। क्योंकि जिन्बू का 100 लेवल कंप्लीट हो चुका था तो इसीलिए जिन्बू इस चाबी का भी यूज कर सकता है। आगे हमें जानने को मिलता है ये चाबी असल में जिन्बू को कार्टेनल टेम्पल में जाने का परमिशन देता है। द सेम टेम्पल जिसे हम सीजन 1 में देखा था और जहां से जिन्बू का जर्नी शुरू हुआ था। पर अभी भी उस चाबी को यूज करने के लिए जिन्बू को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एक 417 घंटे का टाइमर लगा हुआ था। इसका मतलब वो टेम्पल 417 घंटे बाद अनलॉक होगा। आगे जिन्बू उस टेम्पल के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, फाइनली सिस्टम मुझे वहां पर फिर से बुला रहा है जहां से ये सब शुरू हुआ था। पर अभी मैं बदल चुका हूँ, पहले वाले जिन्बू से काफी अलग। फिर वो टेम्पल के बारे में बोलता है, अगर ये सब पहले से प्लान किया हुआ था तो मैं आ रहा हूँ, बस कुछ समय और वेट कर लो। आगे के सीन में हमें टेम्पल का दरवाजा दिखाया जाता है जो कि अपने आप खुल रहा था और टेम्पल के अंदर के सीन भी। और एंड में हमें दिखाया जाता है जो स्टैचू है वो स्माइल कर रहा है। और इसी के साथ सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। ओवरऑल काफी बढ़िया एपिसोड था और खास करके लास्ट का 2-3 मिनट वो टेम्पल वाला सीन। तो हमने सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 कवर कर लिया। बाकी जो 12 एपिसोड है मैं उसे भी कवर करने वाला हूँ, इसलिए मेक श्योर कि आप अभी सब्सक्राइब कर दो। मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।